नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आप फेसबुक पर हैं और इस वक्त पंजाब के सिटी हिमाचल देख रहे हैं और लगातार हम लोग आपको कवरेज दिखा रहे हैं। सुबह से एनपीएस की जो रैली हो रही है उसकी, अभी भी ये लोग विधानसभा के बाहर हैं, वहां एक्शन हो रहा है, वो लाइव हमारा लगातार चल रहा है। इसी बीच में क्योंकि हमारा दिन भर के बुलेटिन का समय होता है तो हम जुड़े हैं आपसे। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ भी जुड़े, वहां भी जुड़े और मैं देख रहा हूँ कि लोग दोनों जगह जुड़े हुए हैं कई। और ये इस वक्त का बड़ा एक्शन जो है विधानसभा के बाहर चल रहा है, वो दूसरा लाइव हमारा लगातार चल रहा है। लेकिन इसी बीच में दिन भर की जो दूसरी बड़ी खबर है उनको लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। यूक्रेन से 18,000 भारतीयों को जो है भारत लाने का दावा सरकार ने किया है। इसका मतलब वहां 20 से 22,000 के आसपास की जो संख्या कही जाती, अब ले देख के 2-3 हजार लोग ही यूक्रेन में है। या तो ये जो 18,000 की संख्या है यह भारत आ गई है या यूक्रेन से बाहर आ गई है। इस पे अभी कंफ्यूजन है क्योंकि सरकार ने कहा है कि बाहर जो है ये भारत लाने का दावा सरकार ने किया है। उधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में अपने आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे की को ले किया है टेबल पे, और उसमें बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2 लाख हो गई है, ये बढ़ गई है। अब आपकी बढ़ी है नहीं बढ़ी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सर्वेक्षण ये कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय 2 लाख से ऊपर हो गई है सालाना। लेकिन असली जो एक्शन है वह दिन भर आपने देखा सड़कों पे, शिमला की सड़कों पे, राजधानी की सड़कों पे होता रहा। उसकी भी चर्चा करेंगे एक एक के करके, और फिर आपको ये भी बताएंगे कि कोहली का क्या होगा। कल वो भी अपना 100वां टेस्ट खेलने वाले हैं और मोहाली जो है वहां पे वो अपने 100वें टेस्ट में पदार्पण करेंगे और 100वां टेस्ट खेलने वाले वो भारत के जो है चुनिंदा खिलाड़ियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। एक एक चीज की हम आपको साथ जानकारी साझा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन के संकट की। यूक्रेन के संकट को अब जो है थोड़ा विराम मिलता लग रहा है इंडिया और हिमाचल के लिहाज से। राज्य जो केंद्र सरकार है उसके प्रवक्ता ने, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया है कि अब तक ऑपरेशन गंगा के तहत 18,000 भारतीयों को, माफ कीजिएगा 18,000 भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित भारत लाया जा चुका है। बीते 24 घंटों में 15 फ्लाइट्स भारत आई हुई हैं और अगले 24 घंटों में 18 और फ्लाइट्स भारत आएंगी, जिनमें C-17 जो इंडियन एयरफोर्स का ग्लोमास्टर है, सबसे बड़ा एयरबस है, उसकी भी 3 फ्लाइट होंगी। कल आज भी 2 फ्लाइट इसकी C-17 की ग्लोमास्टर की हुई है। ये जानकारी जो है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दी है। उन्होंने कहा है कि बाकी की कमर्शियल फ्लाइट्स हैं और 3 जो है C-17 ग्लोमास्टर की फ्लाइट्स हुई हैं। इनमें एयर इंडिया जो कमर्शियल है उसमें एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर गो फर्स्ट जो है वो भी ऑपरेट वहां से कर रही हैं। और उधर ये भी सूचना है कि रूस ने भी 130 बसें जो है वो तैयार रखी हैं खरकीव और कीव से भारतीयों को निकालने के लिए। ये दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई तो उसमें ये सहमति बनी थी कि भारतीयों को सेफ पैसेज दिया जाएगा। तो 130 बसें रशियन आर्मी ने लगाई हुई है वहां पे भारतीयों को निकालने के लिए। तो उम्मीद की जा रही है कि अभी अगले 2 दिन के भीतर, सरकार ने हालांकि 10 मार्च का समय दिया है कि सबको जो है 10 मार्च तक वापस ले आएंगे, लेकिन 2 दिन के भीतर जो है मैक्सिमम लोग वहां से आ जाएंगे क्योंकि अब वहां लोग ज्यादा जो भारतीय बचे नहीं है। और अब तक जो है अब तक जो कुल मिला के 24 मंत्री वहां पे जो है अलग अलग जिम्मेदारियां देख रहे हैं भारत सरकार के। कुछ वहां पे हैं, कुछ बैक हैंड पे हैं, कुछ रशिया में है। 24 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है और अब तक जो है 80 उड़ानें हो चुकी हैं और इसमें से रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से जो है 35 फ्लाइट्स और आएंगी अभी। और इनमें एयर इंडिया की 14, एयर इंडिया एक्सप्रेस की 8 और इंडिगो की 7, स्पाइस जेट की 1 और विस्तारा की 3 फ्लाइट्स भी शामिल हैं। तो लगातार ये प्रयास हो रहे हैं वहां पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको जो है ये विश्वास दिलाया है कि जल्द ही आप सबके बच्चे आप सबके बीच में होंगे। चलिए अगली खबर के रुख करते हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में आज कल बजट है और आज जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आर्थिक सर्वेक्षण, जिसको इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट कहते हैं, वो पेश की है। और उसके मुताबिक अर्थव्यवस्था हिमाचल प्रदेश में पटरी पर लौट रही है। यह दावा उन्होंने खुद किया। उन्होंने कहा कि 21-22 के आर्थिक सर्वेक्षण में जो है प्रति व्यक्ति आय में 18,421 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय की जो बीते साल की तुलना में जो है 1,83,333 रुपए से बढ़कर जो है 2,01,854 रुपए होने का अनुमान है इस वित्त वर्ष में। और ये राष्ट्रीय स्तर पर जो है औसत प्रति व्यक्ति की आय से
51,428 ज्यादा है, यानी बाकी देश की जो औसत है उससे 51,428 रुपए जो है हमारे यहाँ की प्रति व्यक्ति आय जो है ज्यादा होगी। विकास की दर जो है वो 8.3% रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि ये 2021 में 2020 और 21 में का जो पिछला जो वित्तीय वर्ष था उसमें ये -5.2 चली गई थी कोविड की वजह से, लेकिन तेजी से सुधार हुआ है। उधर रिपोर्ट के मुताबिक प्रचलित भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी जो है उसमें 1,56,675 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार 1,75,173 करोड़ हो जाएगा, यानी जीडीपी में भी 18,798 करोड़ का इजाफा होगा। यह हुआ है कह लीजिए आर्थिक सर्वेक्षण में। कृषि क्षेत्र में 8.7% की जो वृद्धि दर है वो दर्शाई गई है, और निर्माण क्षेत्र जो ये बढ़कर जो है इसमें ये फिर 11.3% हो जाएगी। उधर जो निर्माण क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है उसमें 13.3%, व्यापार होटल रेस्टोरेंट इत्यादि में 9.1% की वृद्धि जो है अनुमानित है, और सरकार के मुताबिक इन सभी सेक्टर में खूब मुनाफा जो है अर्जित किया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में जो है खर्चा बढ़ा है। 2016-17 में शिक्षा पर जीडीपी का कुल 4.17% खर्च किया जा रहा था, 2021-22 में ये बढ़कर 4.72% हो गया है। इसी तरह स्वास्थ्य पर जीडीपी का 2016-17 में 1.42% बजट खर्च किया जा था, और ये 21-22 में बढ़कर जो 1.70 हो गया है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य सरकार सामाजिक सेवाओं पर 2016-17 में 29.52% खर्च करी थी, और अब के ये 33.91 जो है वो हो गया है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि 2022-23 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और विकास दर 2.5 का अंक छू लेगी। तो ये कितना आप इसको आंकड़ों को सही मानते हैं, कितना नहीं, ये तो आप ही जाने। कुछ दूसरे आंकड़े भी हैं, और उसके बाद हम सीधे बात करेंगे एनपीएस संघ की। दूसरे आंकड़े ये हैं कि तीसरी जो लहर आई है कोविड की, जिसको हम 20 दिसंबर से मान रहे हैं, 20 दिसंबर से लेकर अब तक जो 252 लोगों की मौत हुई है। इन 2.5 महीनों में कुल 5,08,621 लोगों की जांच की, जिनमें से 55,121 लोग पॉजिटिव पाए गए। 20 दिसंबर से 2 मार्च तक का जो औसत संक्रमण दर था वो 10.84% रहा है, और तीसरी लहर में जो है हालात प्रदेश में ज्यादा खराब हुए हैं। 10 से 24 जनवरी के बीच कोरोना की संक्रमण दर 20% के पार हो गई थी। शिमला, सोलन, मंडी और हमीरपुर जिला में हालात बेहद खराब हो गए थे। इन जिलों में यह कई दिन तक जो है पॉजिटिविटी रेट 30% रहा, लेकिन अब सब सामान्य है। 17,255 एक्टिव केस हो गए थे तीसरी लहर के पीक में। 27 दिसंबर को हमारे पास सिर्फ 395 केस थे। 22 जनवरी को ये बढ़कर 17,255 एक ही दिन में का जो आंकड़ा था वो ये था एक्टिव केसेस का। लेकिन इस समय की अगर बात करें तो इस समय अब हमारे पास सिर्फ आज 632 केसेस रह गए एक्टिव, और आज 186 लोग रिकवर हुए हैं। सिर्फ 89 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं, 89 लोग सिर्फ पॉजिटिव आए हैं। आज बिलासपुर में 8 लोग पॉजिटिव आए हैं, चंबा में 14, हमीरपुर में 6, कांगड़ा में 29, किन्नौर, कुल्लू और लाहौल स्पीति में 7, सोलन में 7, माफ कीजिए सिरमौर में 7। लगातार 2 दिन से कोई डेथ नहीं हुई है जी हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो। और अब जो है बात करते हैं एनपीएस संघ के प्रदर्शन की। अपनी एकमात्र मांग ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर ये लोग 23 तारीख से आंदोलन कर रहे थे, लगातार पदयात्रा कर रहे थे। कल ये पदयात्रा राजधानी में पहुंच गई थी टूटू में। आज इनका प्रदर्शन था और पूरे दिन धमाल रहा इनके प्रदर्शन का। जगह जगह जो है शिमला की सड़कों पे आपने देखा कि किस तरह से इस प्रदर्शन का असर रहा। दावा इन्होंने ये किया है कि 1 लाख से अधिक लोग आए थे, हालांकि सरकार के दावे को अलग है, वो भी हम आपको बताएंगे। इन लोगों ने आज विधानसभा पहुंचना था और ये पहुंचे अंततोगत्वा। इन्होंने 3-4 जगह पुलिस की बैरिकेडिंग को भी तोड़ा, हालांकि पुलिस ने बहुत ज्यादा इंतजाम किया था। इस वक्त भी ये विधानसभा के बाहर बैठे हुए हैं, और इसकी वजह यह है कि मुख्यमंत्री ने इनके बीच आकर बातचीत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि आपके 10-15 लोग अगर मुझसे बात करने आते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आइए बात कीजिए। लेकिन अगर आप इस जिद पे अड़े हैं कि मैं वहां आकर कोई घोषणा करूंगा तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि दोनों ही वर्ग जो है अपनी अपनी पर अड़ गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, और एनपीएस संघ कह रहा है कि आपने एनपीएस देना, ओपीएस देना है तो ठीक है, नहीं भी देना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप हां या ना जो है कर्मचारियों के सामने आके कहें। लेकिन इसी बीच में कुछ और भी हुआ। यह हुआ सदन के अंदर, और उसके बाद जब मुख्यमंत्री बाहर आए तो मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया एक तरह से कि इस आंदोलन को
वामपंथी और कांग्रेस के कुछ लोग जो हैं वो गाइड कर रहे हैं और कर्मचारी उनके हाथों का खिलौना बन रहे हैं। खिलौना शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया और यही वजह थी कि उन्होंने कर्मचारियों को ताकीद भी की कि वे कर्मचारी की तरह व्यवहार करें, भाषा की मर्यादा का जो है संयम रखें, अन्यथा दिक्कतें हो सकती हैं। उनका सीधा सा ये कहने का मतलब जो आप लगा सकते हैं कि ये संभव है कि एनपीएस के नेताओं पर केस भी दर्ज होंगे। सरकार ने आज कर्मचारियों की छुट्टी जो थी वो बंद कर दी थी। 12 बजे भी अटेंडेंस लेने की बात कही गई थी, लेकिन इसके बावजूद भारी संख्या में एनपीएस के जो लोग थे वो यहाँ आए हैं। और अभी भी आप देख रहे होंगे हमारे दूसरे लैब पे जो चल रहा है उस पे भी आप देख रहे होंगे कि अभी भी विधानसभा के बाहर जो है वो बैठे हुए हैं। उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सभी वर्गों के लोग हैं। लेकिन अब पुलिस ने उनके ऊपर घेरा कसना शुरू कर दिया है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि देर रात जैसे ही मीडिया का जमावड़ा वहां से थोड़ा सा कम होगा, उनके ऊपर कोई एक्शन भी हो सकता है। क्योंकि वास्तविकता यह है कि पुलिस अधिकारियों के हाथ वहां फूल गए हैं। 3 जगह बैरिकेड तोड़कर ये लोग तमाम योजनाओं को फेल करते हुए विधानसभा के गेट पर पहुंच गए। और कल बजट है, ऐसी स्थिति में पुलिस के लिए परेशानी है क्योंकि वो चाहती है कि कल सारी चीजों को सामान्य किया जाए। आज भी वहां पे पंजाब सिक्योरिटी एक्ट की धारा 6 लगी हुई थी, कल भी लगी हुई है। हालांकि कोई इतना बड़ा कोई मसला भी नहीं है कि अगर ये वहीं रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस प्रशासन को लगता है कि इनका वहां रहना ठीक नहीं है क्योंकि कल बजट है और बड़ी बेइज्जती होगी उसमें। लेकिन इनका कहना है कि हम जो है बजट के बाद भी अपना धरना जो है जारी रखेंगे और हम यहीं रहेंगे। तो ये दोनों पक्ष अड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि वो उनकी इच्छाओं, उनकी शर्तों के अनुसार नहीं चलेंगे। वो उनके बीच जाके जैसे वो कह रहे हैं कि यहां आके घोषणा करें, ऐसा नहीं होगा। मुख्यमंत्री ऐसा नहीं करते हैं। हालांकि जब मुख्यमंत्री कह रहे थे तो उनको शायद ये स्मरण हो गया होगा कि पिछली बार जब स्वर्ण आयोग वाले लोगों ने इस तरह का आंदोलन किया था धर्मशाला में, तो मुख्यमंत्री गए थे और वहां उन्होंने घोषणा करी थी। और शायद वहीं से अब ये एक नया जो ट्रेंड था वो लोगों को देखने को मिला, आंदोलनकारियों को मिला कि जब उनके लिए आसते हैं तो हमारे लिए क्यों आसते हैं। आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि एनपीएस संघ के कर्मचारियों की जो संख्या थी आज, वो स्वर्ण आयोग के प्रदर्शनकारियों के मुकाबले कहीं ज्यादा थी जिन्होंने धर्मशाला में विधानसभा प्रदर्शन किया था। वो 5 या 6 हजार के आसपास की नफरी थी उस समय। आज जो है भारी संख्या में नफरी थी। दावे अपने अपने, सरकार ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा खुद कि 8-10 हजार लोग आए थे और उन्होंने दावा किया था 1 लाख लोगों के आने का। लेकिन दूसरी ओर जो डाटा जारी किया गया है एनपीएस संघ द्वारा, उसके मुताबिक 1,02,600 लोग आए हैं। 1,02,600 लोग आए हैं। जिला वाइज जो है इन्होंने अपना डाटा जारी किया है। कांगड़ा से 20,000 लोग आए हैं, हमीरपुर से 10,000, कुल्लू से 9,000, चंबा से 11,000, शिमला से 9500, सोलन से 8500, सिरमौर से 6900, ऊना से 7800, किन्नौर से 2400, मंडी से 8900, लाहौल स्पीति से 1400, बिलासपुर से 7200 और कुल मिला के इन्होंने इसका आंकड़ा जारी किया है कि जो है 1,02,600 लोग जो है वो आए हैं, जबकि सरकार कह रही है कि 10,000 लोग आए। लेकिन वास्तविकता यही है कि ये तकरार बढ़ गई है। बढ़ किस लिए गई है? क्योंकि हाउस के अंदर जो है वामपंथ और कांग्रेस बहती गंगा में ना सिर्फ हाथ धो रहे बल्कि पूरी पूरी डुबकी लगा रहे हैं। वो लोग लगातार इन लोगों का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो ऐलान कर रखा है कई दिनों से कि हम देंगे ओपीएस। ये अलग बात है कि ये इतना इजी इशू नहीं है, सब इसको जानते हैं। लेकिन इससे एक प्रभाव ये भी गया कि शायद ये राजनीति कहीं हो रही है। और मुख्यमंत्री ने जब ये कह दिया तो उसके बाद अब कर्मचारी परेशान है और वो गुस्से में है। आपने देखा होगा हमारे पेज पे, अभी आप देख रहे होंगे, कुछ महिला कर्मचारी कह रही थी कि हमको क्या लेना देना कांग्रेस से, हमको क्या लेना देना वामपंथियों से, लेकिन हमको टैग किया जा रहा। ये और भी अनफॉर्चुनेट है, हमसे बातचीत नहीं की जा रही। हालांकि मुख्यमंत्री का कहना था कि बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं, वो आना चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन कर्मचारियों को कहना है कि बाहर आइए और सार्वजनिक तौर पर जो है घोषणा कीजिए। वो अभी भी इस बात पे अड़े हुए हैं। जाहिर है कि ये दोनों तरफों की जो तनातनी है, अपना रवैया है, जो ये अड़ गए हैं एक दूसरे के सामने, एक झुकने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि लेट नाइट कोई एक्शन ना हो जाए, और यदि होता तो ये अनफॉर्चुनेट होगा, क्योंकि कर्मचारियों के ऊपर इस तरह का एक्शन नहीं होना चाहिए। सुबह भी बॉर्डर कैनन हुई थी। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में छुटपुट वर्षा हुई है, सब जगह, शिमला में भी हुई है, बाकी जगह में भी हुई है। और इसके बावजूद उनके ऊपर वाटर कैनन, टेम्परेचर वहां इस वक्त आप देख सकते हैं क्या है। यहाँ की स्थिति है कि मैं कपा रहा हूं, उन्हें गर्म दूध का गिलास साथ में रखा हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि वहां की क्या स्थिति होगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मामला जो है उन अधिकारियों की वजह से बिगड़ रहा है जो पहले धर्मशाला में स्वर्ण आयोग के समय चीजों को नहीं संभाल पाए, और आज उन्होंने बड़े भारी इंतजाम किए, लेकिन वो इंतजाम भी जब टूट गए
छोटे पड़ गए, तो अब जो है ये इस तरह का कोई एक्शन होता है, और इस तरह का एक्शन होता है तो निश्चित तौर पे सारे किए किराए पे ये पानी फेर देगा, सारे किए किराए पे पानी फेर देगा। बाकी जयराम जी जाने उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्होंने 2 बार मीडिया के साथ 4 मिनट की बाइट में 2 बार जोर देके कहा कि मुख्यमंत्री मैं वहां नहीं जाऊंगा, मुख्यमंत्री वहां नहीं जाएगा, और ऐसा नहीं होता है कि मुख्यमंत्री वहां जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, उनकी शर्तों के अनुसार नहीं चलूंगा। उनसे यह भी सवाल पूछा पत्रकारों ने कि वो ये भी कह रहे हैं एनपीएस वाले कि फिर विधायकों की पेंशन बंद कर दो, हमको नहीं देनी है। तब भी मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके हिसाब से थोड़ा चीजें चलेंगी। तो जाहिर सी बात है कि अब इस पूरे मामले पर हॉर्न लॉकिंग जिसको बोलते हैं वो हो गई है और सींग टकरा गए हैं। अब देखना यह है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन कल जो है बजट है, और बजट को लेकर भी बहुत सी उम्मीदें हैं, पूरे प्रदेश की उम्मीद है, क्योंकि ये चुनावी बजट है। और कल ठीक 11 बजे जो है वो वित्त वर्ष 2022-23 का अर्थ संकल्प, जिसको हिंदी में अर्थ संकल्प कहते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में बजट कहते हैं, वो लेंगे। और इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारियां करी हैं, और उन्हीं तैयारियों के चलते जो है अब जो है पुलिस के हाथ में फूले हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बजट के दौरान अगर राजधानी में शांति नहीं हुई तो दिक्कत होगी। तो ये है जी। और बहुत सी और भी है। देखिए लैंग्वेज टीचर्स का मामला आ रहा है, 817 वाले मांग रहे हैं जस्टिस बजट में। तो घोषणा नहीं होगी उनकी, लेकिन पुलिस पेमेंट का देखो मामला फंसा हुआ है। जल रक्षकों को बहुत सी उम्मीदें हैं, एनएचएम वालों को उम्मीदें हैं, होमगार्ड्स को उम्मीदें हैं, आउटसोर्स को उम्मीदें हैं। उनको भी कहा गया है कि आप कई चीजों को जो है एड्रेस किया जाएगा बजट में। किस किस को एड्रेस किया जाता है ये देखना होगा। फिलहाल तो इस बात पे 1 लाख कर्मचारी, जो दावा किया जा रहा है कि 1,02,600 कर्मचारी इस बात पे अड़े हुए हैं कि जनाब बजट बाद में पड़िएगा, बजट में बाकी चीजों को एड्रेस बाद में कीजिएगा, पहले हमको एड्रेस करके बताइए कि आप ओपीएस देंगे या नहीं देंगे। वो कर्मचारी ये भी कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे कि हमको दो ही, अगर आप नहीं भी दे रहे तो यहां आके बताइए कि नहीं देंगे, फिर देखेंगे। फिर देखेंगे वाला जो शब्द है वो फिर निश्चित तौर से घातक है। तो देखना होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में सबसे पहले न्यू पेंशन स्कीम हिमाचल प्रदेश में ही लागू हुई थी। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि इसको स्वैप किया जाना है तो स्वैप कीजिए, और देश में फिर से ओपीएस देने वाले आप पहले बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बन जाइए। हालांकि ममता बनर्जी दे रही है पुरानी पेंशन, और इधर गहलोत साहब ने भी कह दिया कि हम देंगे, कैसे देंगे कैसे नहीं। मुख्यमंत्री ने यह भी टिप्पणी करी कि हम देखते हैं कि वो कैसे देंगे कैसे नहीं देंगे। तो इससे लग नहीं रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बात है। कमेटी उन्होंने कहा कि हमने बनाई है, आपकी जो ग्रीवेंसेज उनको देखेंगे, लेकिन कर्मचारियों ने आउटराइटली उस कमेटी को भी जो है वो निरस्त कर दिया है। तो ये ओपीएस वाला मामला था। आप हमारे पेज पे लगातार चीजें देख रहे हैं, इसलिए हम आपको वहीं ले जाएंगे। लगातार आप हमारा वो लाइव देख रहे हैं, और बाकी चीजें जो हैं बाद में करेंगे। लेकिन आंकड़ा पूरा दिया है जी उन्होंने कि 1,06,200 लोग हैं जो आए हैं, और मुख्यमंत्री के जो शब्द थे उनसे वो आहत हुए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि भाषण में जिस तरह से भाषा की मर्यादा को खोया जा रहा है वो भी आहत करती है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह आहत हैं जी, लेकिन इस पूरे मामले में जो है राजधानी भी आहत है, और राजधानी में आज की रात जो है क़यामत की रात है। देखना होगा कब क्या होता है। बुलेटिन को मैं आज जल्दी विराम दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। और देखिए जेआईटी वालों ने भी कॉल दे दिया है, शिमला चल रहे हैं वो भी 7 मार्च को, सोमवार को उनका भी है। तो देखते हैं कि है ये सही है या नहीं है, क्योंकि जेआईटी की अभी इस तरह से कोई संस्था बनी है तो उसका हमारे जो है वो हमारे पास कोई इस तरह का उनका कोई आया नहीं है। लेकिन यहाँ ये लोग जो है कमेंट कर रहे हैं जस्टिस फॉर जेआईटी 817, इनकी भी मांग जेन्युइन है, हम उसको भी कह रहे हैं। पुलिस पे बैंड पे पुलिस को भी ओपीएस चाहिए जी, बिल्कुल चाहिए, किसको नहीं चाहिए, किसको नहीं चाहिए। लेकिन होता है कई बार एक्शन के लिए जब साहब लोग सामने होते हैं तो मजबूरियां रहती हैं, लेकिन एक्शन ना ही हो तो ज्यादा बेहतर है। वैसे ही मान मनोबल थोड़ा सा उठा के साइड को करने वाले तक ही सीमित रह जाए तो ठीक है, लेकिन वो जो वाटर कैनन था ठंड में वो भी हिमाचल के लिहाज से कोई अच्छा नहीं था। बाकी दिल्ली वगैरह में आप बाहर देखते रहते हैं इस तरह के प्रदर्शनों में इस तरह का आयोजन होता रहता है। तो एक बार फिर आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इस पे भी आप कमेंट करें। बाकी कल सरकार किसको क्या देती है वो आप लगातार जो है कवरेज हमारे पेज पे देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।